नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चलती राज्यसभा के बीच में इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के बतौर सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे इस तरह इस्तीफे का मामला पहली बार आया है। अलग अलग तरह के विश्लेषण देख रहे हैं कि आखिर क्यों दिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा। 2022 की 1 अगस्त को पदभार संभाले, 27 तक उपराष्ट्रपति इनको रहना था, लेकिन इसके बावजूद धनखड़ का अचानक इस्तीफा अपेक्षित नहीं था। आधिकारिक तौर पे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इस्तीफे में स्वास्थ्य पीछे है या इसके पीछे कोई शक्ति है कि कोई अदृश्य उर्वरा शक्ति है जो राजस्थान की राजनीति से लेके देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल बदलाव ला सकती है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के पत्र में स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और मेडिकली जो सलाह है उसके पालन करने का हवाला दिया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेजे त्याग पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A का उल्लेख भी किया और ये कहा दिल्ली एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और मार्च 2025 में उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। अब इस्तीफों को लेकर अटकलों का माहौल गर्म है। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश जैसे विपक्षी नेता इसे स्वास्थ्य का मामला नहीं कह रहे हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जो ये कह रहे थे कि धनखड़ किसी दबाव में, बाद में धनखड़ ने कहा भी कि दबाव नहीं है, लेकिन अब गहलोत फिर से बोले हैं कि कुछ दबाव तो है और वो दबाव ऐसा है कि इस्तीफा देने की मजबूरी के रूप में सामने आया है। हालांकि यह सीधे तौर पे सामने आया कि इस्तीफे से कुछ घंटे पहले तक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन कर रहे थे, पूरी तरह सक्रिय थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी भी स्वास्थ्य शिकायत का जिक्र नहीं किया था। ऐसे में सीधे तौर पे पता चलता है कुछ बड़ी राजनीतिक गतिशीलताएं पीछे हैं। अगर देखें मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच का संवाद जो राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे एक मामला उठाते हैं जिसमें कश्मीर, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी सरकार की क्षमताओं पे लगातार बोलते जा रहे थे और जेपी नड्डा उन्हें टोक रहे हैं कि यह काम रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है आपकी बात, यह जो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, लेकिन यह कहना सभापति का काम है, यानी कि सभापति चेयर पे बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का काम था। ऐसे में एक नजर सीधे तौर पे जाती है कि क्या जगदीप धनखड़ को भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही थी। देश के दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति को क्या वजह रही कि इस तरह इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले भी कुछ विवाद आए राज्यसभा में। सीधे तौर पे लगभग ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि राज्यसभा में सदन के नेता किसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हों जो सत्ता में हो, या विपक्ष के नेता भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, मतलब इधर सदन के नेता जेपी नड्डा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के अध्यक्ष है और उधर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे में राज्यसभा में जो आजकल जो दोनों नेताओं की ओर से बयानबाजी है उसमें पार्टियों को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेशन यानी विधायिका जो है वो पार्टी के एंगल पे मुख्यतः नजर आती है। अक्सर ये होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद मिलने पे यह जो ऐसा देखा नहीं गया पहले कि दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे दोनों ही पार्टियों के नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष जो है वो रहे हों। ऐसे में उनके बयान जो है वो सीधे तौर पे एक पॉलिटिकल एंगल लिए हुए होते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट जज वाला जो मामला रहा था उसमें विपक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। यह कदम केंद्र सरकार के लिए एक अप्रत्याशित और असहज करने वाला निर्णय है। ऐसे में जुडिशरी सरकार के खिलाफ क्या रहेगी, क्योंकि अगर जुडिशियल फैसले सरकारी सिस्टम के खिलाफ, तमाम चीजें बहुत सारी कि जुडिशियल सिस्टम अगर, क्योंकि इससे पहले आप देखें महाअभियोग का जो प्रस्ताव है वो जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे उनका आया था और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यह है कि बड़ी चीज यह है कि यह असहज रूप से जो है वो निर्णय था, अप्रत्याशित और असहज कर गया शायद भाजपा को। और इससे पहले भी धनखड़ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर विचार करते हैं, जहां उन्होंने हस्ताक्षर के सत्यापन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था। ऐसे में सीधे तौर पे माना जा रहा है कि इस
न्यायिक प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच एक तीखी बातचीत होती है, जिसमें धनखड़ ने संविधान में निहित अपने अधिकारों का हवाला दिया। यह टकराव उनके और सरकार के बीच बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत था। अब ऐसा कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है, कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी और उसकी फुसफुसाहट सामने आई। ऐसे में बड़ी चीज ये है कि विपक्ष भी 2024 में पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दे चुका था। ऐसे में धनखड़ ने सार्वजनिक अपमान झेलने से बचने के लिए इस्तीफा देना बेहतर समझा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जगदीप धनखड़ के मौजूदगी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का नहीं पहुंचना एक बड़ा सवाल उठाता है। दूसरा, जेपी नड्डा का जो यह स्टेटमेंट रहा कि यह रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है, वो स्टेटमेंट सभापति चेयर से होना चाहिए था। ऐसे में बड़ी चीज ये है कि इस इस्तीफे के पीछे कुछ पॉलिटिकल एंगल तो है और बड़े एंगल हैं, और इसने देश की राजनीति को लगभग हिला सा दिया है, क्योंकि तीसरा ऐसा मामला हुआ है जिसमें राष्ट्रपति कार्यकाल में रहते हुए इस्तीफा देते हैं। मतलब ये पद इस तरह से रिक्त हुआ है। पहले वीवी गिरी ने, या उससे पहले जिन्होंने भी दिया, उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, और एक उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो थे समाजवादी नेता बड़े, उनका 2002 में निधन हो गया। ऐसे में यह इस्तीफा जो है एक पॉलिटिकल एंगल की ओर इशारा करता है। वैसे जगदीप धनखड़ एक प्रखर वक्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, और उनका कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा है, लेकिन वो एक गजब के लेजिस्लेटर रहे हैं, साथ ही गजब के एक लीगल सिस्टम को समझने वाले व्यक्ति भी रहे हैं, यानी लेजिस्लेशन और जुडिशियल सिस्टम दोनों के। और वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए लगातार तृणमूल कांग्रेस की जो है वो मुख्यमंत्री जो है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी के साथ तीखे मतभेदों से जूझते रहे। चुनाव के बाद की हिंसा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर लगातार खुल के आलोचना करते रहे। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो धनखड़ को ब्लॉक कर दिया था एक बार ट्विटर पे, और उनपे आरोप लगाया कि बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। बड़ी चीज ये है कि धनखड़ की निष्ठा राजनीतिक पार्टियों और उनके प्रति अगर देखी जाए, तो वो फिर अपन थोड़ा सा एनालिसिस अगर उसको ऐसे करें कि धनखड़ की निष्ठा क्या भाजपा के प्रति समर्पित भाव से है या नहीं, और क्या धनखड़ अब चुप्पी ही साधे रहेंगे इस्तीफे के बाद, क्योंकि जो धनखड़ का अंदाज बयां है वो उन्हें चुप नहीं रहने देगा। उन्होंने एक संवैधानिक पद पे रहते हुए अपने विचारों को निश्चित तौर पे प्रस्तुत किया है, चाहे वो राज्यपाल रहे, चाहे वो देश के उपराष्ट्रपति रहे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। जाट वोट बैंक जो एक बड़ा वोट बैंक है, यहाँ तक कि जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल, वो राजनीतिक गुरु हैं जगदीप धनखड़ के। जगदीप धनखड़ को नजदीक इसलिए लेते हैं कि जब देवीलाल का 75वां जन्मदिन था, तो जगदीप धनखड़ जो है वो 75 गाड़ियां राजस्थान से लेके गए थे, और 89 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के खिलाफ बोफोर्स वाला माहौल था, तब देवीलाल ही उनको टिकट देते हैं, और वो बाद में उसी कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में राज्य मंत्री बनाए जाते हैं चंद्रशेखर की सरकार में। हालांकि उप मंत्री बनाया गया था उनको, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला। फिर बाद में वो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी मंत्री रहे जगदीप धनखड़। तो ऐसे में एक प्रभावशाली नेता के तौर पे उनकी शुरुआत जनता दल से होती है। राजस्थान में भी वो जनता दल के नेता रहे। बाद में उनको टिकट जो है वो चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रहने के बाद, जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी, तो उनको 1991 में कांग्रेस में चले गए वो जल्दी ही, और कांग्रेस में उन्होंने टिकट अजमेर से चुनाव लड़ा। करीब 25,000 वोटों से चुनाव हारे थे वो राजा सिंह रावत के सामने। आप देखिए कि उसमें एक पॉलिटिकल एंगल ये भी आता है कि राजेश पायलट जो है उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने शिद्दत से प्रचार उन क्षेत्रों में नहीं किया जहां गुर्जर बहुल इलाका था। खैर, यहाँ राजीव गांधी चाहते थे कि जगदीप धनखड़ को जो है वो चुनाव जिताया जाए। तो कहा जाता है कि जब जनता दल में टूट हुई, तो चंद्रशेखर को राजीव गांधी के करीब लाने में, क्योंकि कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनी थी, उसमें बड़ी भूमिका जगदीप धनखड़ की रही थी। अब कुल मिला के मामला जो है वो राजस्थान पे ही अगर अपन बात करें, राजस्थान के इर्द गिर्द ये मामला घूमता है, और जगदीप धनखड़ जो है वो अजमेर से चुनाव राजा सिंह रावत से हार जाते हैं। यहाँ तक कि एक गुर्जर नेता खड़े हुए थे, 5-6 हजार वोट ले गए थे, और जो बड़े नेता थे जो बाद में पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रहे, गोविंद सिंह गुर्जर, वो तो सीधे तौर पे खिलाफ रहे थे।
तो यह सारी चीजें जो है वो चुनाव हारने की वजह रही जगदीप धनखड़ के। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने उस वक्त अपने गृह क्षेत्र में, उनका जो संसदीय क्षेत्र था, वहां प्रचार नहीं करके वो धनखड़ के प्रचार में 10 घंटे तक रहे, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता पाए धनखड़ को। हालांकि उससे पहले राजीव गांधी का निधन हो गया था। जनता दल, जिससे वो पहले नेता थे, उसके भी एक मुस्लिम प्रत्याशी खड़े थे। ऐसे में कुल मिला के जगदीप धनखड़ उस वक्त दोबारा संसद पहुंचने से रह जाते हैं। पहला चुनाव उन्होंने 89 का जब लड़ा, तो वो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम सांसद रहे, मोहम्मद अयूब को हरा के लड़ा था, जीता था। तो अयूब का टिकट काट के वो मुस्लिमों में राजीव गांधी को एक गलत मैसेज देना नहीं चाहते थे। ऐसे में अयूब को उन्होंने टिकट दिया। 91 में झुंझुनू से अयूब तो चुनाव जीत गए, लेकिन अजमेर से धनखड़ नहीं जीत पाए। बाद में वो 93 से 98 का जो समय था उसमें विधानसभा में भी रहे, किशनगढ़ से जगदीप धनखड़। लेकिन फिर चीजें आगे बढ़ती गई और यहाँ राजस्थान में उनकी एक अलग तरीके की पकड़ जरूर रही। चूंकि आप ये देखिए कि 146 सांसदों के निलंबन वाले मामले में तो उनका जो अलग तरह का एक आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला था, और विपक्षी सांसदों ने ये भी कहा कि वो सत्तारूढ़ दल को तरजीह देते हैं। फिर बाद में, जैसा मैंने बताया कि पहले जनता दल, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी में चले गए। तो पार्टी के प्रति निष्ठा वाला मामला जो है वो धनखड़ का ज्यादा कोई, क्योंकि एक परफॉर्मिंग नेता हैं, और बड़ी चीज ये है कि अपनी बात कहने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि उन्होंने राज्यपालों के लिए जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए जब उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा की बात आई, तो धनखड़ ने इस फैसले की आलोचना की, कोर्ट के फैसले की, और ये कहा न्यायिक अतिक्रमण है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल तक कह दिया, और विपक्ष ने तीखी आलोचना की, और कपिल सिब्बल ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, वो भी एक बड़े वकील हैं। तो कुल मिला के जगदीप धनखड़ अब भाजपा के खास थे। उनकी जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जब एक कार्यक्रम में मोहन भागवत राजस्थान आए तो यहाँ मुलाकात हुई, और उस मुलाकात बाद मोहन भागवत के साथ जगदीप धनखड़ की पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ झुंझुनू जाती हैं, और धनखड़ लौट जाते हैं कलकत्ता, लेकिन धनखड़ बाद में उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि आरएसएस को लेके जगदीप धनखड़ का जो है प्रशंसा वाला, यानी निर्विवाद साख वाला जो बयान है, इसको विपक्ष पक्षतापूर्ण मानता है। तो बीजेपी के पक्ष में, यानी खास करके आरएसएस के बड़े नेताओं से उनकी मित्रता, फिर आरएसएस और 75 साल वाला बयान जो है, ये सारी चीजें कुल मिला के एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें करती हैं। क्योंकि जगदीप धनखड़ का जो सफर है वो एक साधारण किसान परिवार से भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का है, और बहुत से छोटा गांव के ठाणा से वो निकल के सैनिक स्कूल जाते हैं, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से साइंस यानी बीएससी ऑनर्स करते हैं, फिर एलएलबी करते हैं। एनडीए में भी उनका चयन हुआ, लेकिन वो गए नहीं, और बाद में उन्होंने प्रैक्टिस करते हुए सीनियर वकील का 1990 में ओहदा हासिल किया राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून, संवैधानिक कानून में बड़ी विशेषज्ञता हासिल की। और बड़ी चीज ये है कि जाटों को आरक्षण दिलाने में अग्रणी भूमिका के लिए जगदीप धनखड़ को जाना जाता है। और यही नहीं कि सलमान खान को जमानत दिलाने वाले मामले में भी वकीलों की टीम का हिस्सा रहे थे धनखड़। तो बड़ी चीज आपको मैं बता चुका हूं कि जगदीप धनखड़ को लेके कुल मिला के ये चीजें रही। अब आगे क्या? अशोक गहलोत की सक्रियता लगातार। जगदीप धनखड़ शांत रहने वाले नहीं हैं, बहुत सारी चीजें वो ऐसी जानते हैं। जूझने वाले, लड़ने वाले, और लड़ के निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ने वाले नेता रहे हैं जगदीप धनखड़। ऐसे में अगर वो खिलाफ होते हैं तो बहुत सारी चीजें, अब इसमें पीछे कौन है, आरएसएस इस मामले में जगदीप धनखड़ को किस तरह से देखेगी, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है वो आरएसएस के करीब ज्यादा आए धनखड़। जब 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए, और वो 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बड़ी चीज ये है कि 89 में जनता दल से टिकट, उसके बाद 91 में कांग्रेस से, फिर लंबे समय तक, और 2003 में भाजपा का दामन। तो राजनीतिक का मौसम विज्ञान जो है वो धनखड़ अच्छी तरह समझते हैं। एक बड़ा जाट वोट बैंक उनके धुर समर्थन में है, जिसने उन्हें ओबीसी का आरक्षण दिलाने में बड़ी भूमिका रही। और अब बड़ी चीज ये है कि
धनखड़ के राजनीतिक सफर में राजेश पायलट, अशोक गहलोत, शीश राम मोड़ा, वसुंधरा राजे से संबंध टकराव वाले भी रहे हैं, लेकिन सारी चीजें जो है वो कुल मिला के आगे के माहौल में, आगे के एंगल में कैसे जाएगी, यह देखने वाला पार्ट बनेगा कि राजस्थान में जाट राजनीति किस प्रकार जाएगी। क्योंकि राजस्थान में भाजपा में फिलहाल जो प्रतिष्ठित जाट नेता हैं, जिनके पास कैबिनेट मिनिस्टर का पावर है या तो वो सारे ऐसे नेता नहीं हैं जो सामाजिक पकड़ रखते हों। ऐसे में धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के भाजपा ने एक बड़ा बैलेंस कर रखा था। इससे पहले सतीश पूनिया यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो जाटों का बड़ा झुकाव भाजपा की ओर हुआ। लेकिन अब सतीश पूनिया भी हटाए गए, उसके बाद लगातार टिप्पणियां। जगदीप धनखड़ का लोकसभा चुनाव से पहले राहुल कस्वां वाला मामला जो रहा, वो भी यह दिखाता है कि सीधे तौर पे किस तरह से एक बड़ा वोट बैंक उनके प्रभाव में है, चूरू वाली सीट, और सारा जो मामला है वो आगे जाके क्या एंगल लेगा, जाट वोट बैंक किस दिशा में जाएगा। राजस्थान से जाट जो है वो जो अब तक भाजपा के सपोर्टिव सीधे तौर पे तो नहीं रहे, लेकिन जगदीप धनखड़ जैसे नेता, सतीश पूनिया जैसे नेता, CR चौधरी जैसे नेता जो है वो अपने समाज को, पार्टी के लिए प्रभावी करते रहे। क्योंकि इस बार जो भाजपा जो 11 सीटें हारी हैं, उनमें से बाड़मेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ये सीटें जाट बहुल सीटें हैं, 5 सीटें, और भाजपा का यहाँ मामला साफ हो गया। तो बड़ी चीज ये है कि जाट अब भाजपा के साथ कितना रहेगा। लोकसभा चुनाव में उसने क्लियर कर दिया, आने वाले टाइम में जो है वो पंचायत राज के चुनाव हैं, तो सारा मिला के कि जगदीप धनखड़ का राजनीति संन्यास माना जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ ने एक अगर राजनीतिक ब्रेक लिया है, और पॉलिटिशियन भारत में कभी स्वास्थ्य के कारण जो है वो बहुत कम रिटायर हुए हैं, पॉलिटिक्स से पद छोड़ दिए हों। पद भी बहुत कम छोड़ते हैं, कई लोगों का स्वास्थ्य नासाज देखा है, पद मिलने के बाद स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो बड़ी चीज ये है कि उन्होंने विदाई समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया अपने, और ये सारी चीजें जो है, तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला जो है वो कहीं किनारे नजर आता है। और सीधे तौर पे जगदीप धनखड़ का राजनीतिक और संवैधानिक सफर जो है वो उपलब्धियों और विवादों का मिश्रण रहा है। वकील से उपराष्ट्रपति तक उन्होंने बौद्धिक क्षमता और प्रखर वक्तृत्व शैली से भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया, और महिला सशक्तिकरण, आयुर्वेद, संस्कृत जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना भी उनकी सकारात्मक छवि को दर्शाता है। लेकिन लगातार वो विवादों में भी रहे, जिसका मैंने कहा, लेकिन वो अपनी बात कहने से कभी नहीं चूके। और एक ऐसा नेता, अगर उसके मन में मोदी सरकार के प्रति कोई बात है और वो बात कभी धरातल पे आई, तो भारत की राजनीति बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ बदलेगी। खास करके इस हिंदी पट्टी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा। क्या होगा, हम लगातार नजरें बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।